Hello everyone, welcome to Mindscape GS. This is the second lecture of Indian economy and in this video we will talk about money and monetary policy. अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द क्लास. नाउ व्हाट इज़ मनी? तो इन सिंपल वर्ड्स मनी इज़ द मीडियम ऑफ एक्सचेंज. यानी मनी वो होता है जिसका यूज़ हम लोग गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदने के लिए यूज़ करते हैं. ठीक है, तो मनी को किसी भी चीज़ के पेमेंट्स के लिए जनरली एक्सेप्ट किया जाता है. ठीक ना. नाउ द फीचर्स ऑफ मनी. तो मनी वो होता है जिसको कॉमन कंसेंट से मीडियम ऑफ एक्सचेंज चुना गया है. ठीक है. दूसरा कि दुनिया भर में गुड्स एंड सर्विसेज के पेमेंट के लिए मनी का यूज़ किया जाता है. तीसरा कि अनलाइक मेटेलिक करेंसी मनी को किसी क्वालिटी चेक का ज़रूरत नहीं पड़ता है. ठीक है. नाउ द फंक्शंस ऑफ मनी. सबसे पहला है मीडियम ऑफ एक्सचेंज. तो मनी जो है वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में काम करता है. दूसरा है यूनिट ऑफ अकाउंट. मतलब सारे गुड्स एंड सर्विसेज को हम लोग मनी के रूप में मेज़र कर सकते हैं. ठीक है. तीसरा है स्टोर ऑफ वैल्यू. स्टोर ऑफ वैल्यू का मतलब है कि मनी के रूप में आप अपने वेल्थ को फ्यूचर यूज़ के लिए रख सकते हैं. फोर्थ इज स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट. मतलब उधार की फैसिलिटी, यानी प्रेजेंट में कंज्यूम किए गए गुड्स एंड सर्विसेज का पेमेंट आप फ्यूचर में कर सकते हैं मनी के रूप में. नाउ द इवोल्यूशन ऑफ मनी. तो टाइम के साथ साथ मनी कैसे इवॉल्व हुआ, कैसे कैसे ट्रांसफॉर्म हुआ, ये हम लोग जानते हैं. तो सबसे इनिशियल स्टेज में बार्टर सिस्टम था. बार्टर सिस्टम का मतलब होता है गुड्स के बदले गुड्स को एक्सचेंज करना. ठीक है. उसके बाद मेटेलिक करेंसी आया. मेटेलिक करेंसी में जैसे कि मेटल्स लाइक गोल्ड, सिल्वर, निकेल, इसका यूज़ किया जाता था. उसके बाद फिर पेपर करेंसी आया. चूँकि मेटेलिक करेंसी बहुत ज़्यादा हेवी होता था. दूसरा कि इनका इंट्रिंसिक वैल्यू जो फेस वैल्यू से ज़्यादा होता था. मानो 1 रुपये का गोल्ड कॉइन, तो गोल्ड का एक्चुअल में वैल्यू कितना ज़्यादा है, लेकिन उसका फेस वैल्यू कितना है, 1 रुपया. तो ये सारे प्रॉब्लम्स थे, इसीलिए इंट्रोड्यूस किया गया पेपर करेंसी को, जो कि ईजिली कैरी किया जा सकता था. दूसरा इसका प्रोडक्शन कॉस्ट भी कम होता था. उसके बाद है प्लास्टिक करेंसी, जो कि डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड ये सब आप लोग सुने होंगे. उसके बाद फिफ्थ है क्रिप्टो करेंसी, जो बिटकॉइन होता है. ठीक है. नाउ द प्रॉब्लम्स विथ बार्टर सिस्टम. सबसे पहला है लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट. मतलब एज्यूम करो कि आपको अपना साइकिल एक्सचेंज करना है बाइक से, तो आपको वो आदमी ढूंढना पड़ेगा जिसको कि बाइक एक्सचेंज करना है साइकिल से, जो कि बहुत एक मुश्किल काम है. सेकेंड इज़ प्रॉब्लम ऑफ कॉमन मेजरमेंट ऑफ वैल्यू. ठीक है. ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम था बार्टर सिस्टम में. मान लो आपको अपना बकरी एक्सचेंज करना है वीट के बदले में. ठीक है. तो एक बकरी के बदले कितना किलो वेट चाहिए होगा, अब आप मेज़र कर सकते हैं, क्योंकि अब उसको मनी के टर्म में मेज़र किया जाता है. ठीक है. लेकिन उस टाइम पे ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था. थर्ड, डिफ़िकल्टी ऑफ स्टोरेज ऑफ वेल्थ. ठीक है. बार्टर सिस्टम के टाइम पे लोग अपना वेल्थ को चीज़ों के फॉर्म में रखते थे, जैसे कि अनाज, जानवर, टूल्स, ये सब. लेकिन पेरिशेबल गुड्स का क्या, वो तो ख़राब हो जाएगा टाइम के साथ. फिर एनिमल्स, जो कि बहुत ज़्यादा जगह भी घेरेंगे, पर प्लस उनको मेंटेनेंस भी चाहिए. दूसरा उसमें डिजीज़ लग जाता है, वो मर जाते हैं, या उनका वज़न कम हो जाता है ना, तो वहाँ पे लॉस हो जाएगा. तो ये सारे प्रॉब्लम्स थे बार्टर सिस्टम के साथ. उसके बाद है फिएट मनी. फिएट मनी होता है वो मनी जिसको कि गवर्नमेंट अप्रूव करती है, जैसे कि नोट्स और कॉइन्स जो हम लोग के देश में चल रहा है, वो एक फिएट मनी है. फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो 500 रुपये का नोट है, जिसका एक्चुअल में वैल्यू 5 रुपये भी नहीं होगा. उसका वैल्यू सिर्फ इसीलिए है क्योंकि उसको ऑथराइज़ किया गया है. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट इज़ लीगल टेंडर. लीगल टेंडर वो पैसा होता है जिसको लॉ कहता है कि सबको पेमेंट्स के रूप में एक्सेप्ट करना ही करना है. ठीक है. उसको डिनाई कोई नहीं कर सकता. एक चीज़ याद रखिएगा कि चेक जो होता है उसको डिनाई किया जा सकता है, वो एक लीगल टेंडर नहीं है. इसको फिड्यूशियरी मनी कहते हैं. ठीक है. नॉट डिमांड ऑफ मनी. चूँकि मनी का यूज़ ट्रांजैक्शन के लिए चाहिए होता है, इसीलिए जितना ज़्यादा ट्रांजैक्शन होगा उतना ज़्यादा मनी का डिमांड इंक्रीज़ होगा. ओके. नाउ द नेक्स्ट इज़ स्पेक्यूलेटिव डिमांड ऑफ फॉर मनी. जब इंटरेस्ट रेट बैंक का कम हो जाता है तो लोग ज़्यादा कोशिश करते हैं कि पैसा को अपने पास होल्ड करके रखें, क्योंकि उससे उतना ज़्यादा रिटर्न नहीं मिलेगा. इसके चलते लोग जो पैसा उनका बैंक में पड़ा हुआ है उसको भी विड्रॉ करना शुरू कर देते हैं. तो ये जो
मनी के डिमांड में जो इंक्रीज़ होता है इसी को स्पेक्यूलेटिव डिमांड फॉर मनी कहते हैं। ओके, नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट मनी सप्लाई। तो मनी का अवेलेबिलिटी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम 3 तरह से हो सकता है। ठीक है, सबसे पहला है करेंसी विद पीपल, दूसरा है डिमांड डिपॉजिट्स विद बैंक। डिमांड डिपॉजिट का मतलब है कि आप वो पैसा जो आप बैंक में जमा करते हैं जिसको आप कभी भी डिमांड करके बैंक से निकाल सकते हैं। और टाइम डिपॉजिट का मतलब अपने पैसा को आप कोई फिक्स टाइम के लिए डिपॉजिट करते हैं, जैसे कि फिक्स डिपॉजिट या फिर रिकरिंग डिपॉजिट, ये सब। ठीक है, तो ये 3 तरह से एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम मनी अवेलेबल होता है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ लिक्विडिटी मनी को 4 काइंड्स में क्लासीफाई किया गया है। लिक्विडिटी का मतलब होता है कि कितना ईजिली आप अपने पैसे को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला होता है M1, जिसको कि मोस्ट लिक्विड बोला जाता है। इसमें जो करेंसी मतलब कि जो पैसा है, नोट वगैरह, और जो डिमांड डिपॉजिट आप अपने बैंक में जमा करके रखते हैं, है ना, उसको आप तुरंत अब यूज़ कर सकते हैं। दूसरा होता है M2 में M1 आ गया ये, और उसके बाद उसमें जो आप सेविंग डिपॉजिट आपका पोस्ट ऑफिस में, ये भी लिक्विड होता है, लेकिन इसको निकालना कॉमर्शियल बैंक के कंपैरिजन में थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। ठीक है, थर्ड होता है M3, इसमें M1 आ गया। उसके बाद इसमें जो टाइम डिपॉजिट बैंक के साथ है, ठीक है ना, इसके लिए आपको मतलब फिक्स टर्म होगा, उसके बाद आप उसको निकाल सकते हैं। वो टाइम डिपॉजिट बैंक के साथ जो है वो M3 में आता है। उसके बाद है M4, जिसको ब्रॉड मनी बोला जाता है, जिसमें M3 आ जाता है पूरा, प्लस जो टाइम डिपॉजिट आपका पोस्ट ऑफिस के साथ है। ठीक है, इसमें नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट को इंक्लूड नहीं किया जाता है। ओके, नाउ RBI एंड इट्स फंक्शन। RBI यानी कि रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया, ये इंडिया का एपेक्स बैंक है, मतलब जितने भी कॉमर्शियल बैंक हैं सब इसके अंडर काम करते हैं। ठीक है, तो RBI का इस्टेब्लिशमेंट 1935 में हिल्टन यंग कमीशन के रिकमेंडेशन पे हुआ था। ठीक है, RBI का होना इसलिए इम्पोर्टेंट है ताकि कोई भी बैंक अपना आर्बिट्रेरी पावर को यूज़ नहीं करे। ठीक है, तो इसीलिए RBI गार्जियन के रूप में रोल करता है। तो RBI को नेशनलाइज 1949 में किया गया था। इसके फर्स्ट गवर्नर ऑसबॉर्न स्मिथ थे। आफ्टर इंडिपेंडेंस इसके फर्स्ट गवर्नर CD देशमुख थे। ठीक है ना, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और ये RBI एक्ट 1934 के अकॉर्डिंग काम करता है। और जो भी कॉमर्शियल बैंक है उसको इसी एक्ट के अकॉर्डिंग काम करना पड़ता है। नाउ फंक्शंस ऑफ RBI। सो फर्स्ट इज़ मॉनेटरी अथॉरिटी। तो RBI मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है ताकि मार्केट में प्राइस स्टेबिलिटी बना रहे और इन्फ्लेशन ना आए। दूसरा है रेगुलेटर एंड सुपरवाइज़र ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम। RBI पूरा बैंकिंग सिस्टम को सुपरवाइज़ करता है ताकि कोई भी कस्टमर का लॉस नहीं हो और जो लोग हैं उनका बैंकिंग सिस्टम के ऊपर ट्रस्ट बना रहे। RBI फॉरेन एक्सचेंज को मैनेज करता है एज़ पर फेमा, मतलब फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, जो कि 1999 में आया था। ठीक है, और फिर है इशूअर ऑफ करेंसी, मतलब RBI इज़ द ओनली इंस्टीट्यूशन दैट इज़ ऑथराइज्ड टू इशू करेंसी। अकॉर्डिंग टू नीड RBI करेंसी को इशू भी करता है और उसे डिस्ट्रॉय भी करता है। ठीक है, अब डेवलपमेंट रोल क्या है, तो RBI बैंकिंग सिस्टम को प्रमोट भी करता है ताकि जो नेशनल है उनका फाइनेंशियल इंक्लूजन भी हो सके और लोग फाइनेंशियल अवेयर भी हो सकें। ठीक है, ताकि फ्रॉड्यूलेंट से बच सकें। उसके बाद है पेमेंट एंड सेटलमेंट। ठीक है, जितना भी पेमेंट या मनी ट्रांसफ़र होता है ये सारा प्रॉपरली हो, इसको भी सुपरवाइज़ कौन करता है, RBI। और रिलेटेड फंक्शन इसका क्या है कि RBI सरकार की भी बैंक होती है और बैंकों का भी बैंक होता है। ठीक है, RBI बहुत सारा रिपोर्ट्स भी पब्लिश करता है, जैसे कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट्स, क्वार्टरली स्टैटिस्टिक्स और ऑन डिपॉजिट्स एंड क्रेडिट ऑफ शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक इन इंडिया। तो ये सारे रिपोर्ट्स भी RBI पब्लिश करता है। नाउ मॉनेटरी पॉलिसी। तो मॉनेटरी पॉलिसी वो पॉलिसी होता है जो कि RBI यूज़ करता है मार्केट में मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए। ओके, मार्केट में इन्फ्लेशन का सिचुएशन ना आ जाए, डिफ्लेशन का सिचुएशन ना आ जाए, स्टैगफ्लेशन का सिचुएशन ना आ जाए, तो इन सब चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए RBI मनी सप्लाई को रेगुलेट करता है। और इस रेगुलेशन के लिए जो वो पॉलिसी को यूज़ करता है उसी को मॉनेटरी पॉलिसी बोलते हैं। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं इन्फ्लेशन क्या होता है, क्योंकि ये पूरा पॉलिसी इसी के अराउंड घूमता है। तो इन्फ्लेशन तब होता है जब
मनी का परचेजिंग पावर कम हो जाता है, यानी मार्केट में चीज़ों का दाम बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, मतलब अब सेम चीज़ को ख़रीदने के लिए आपको ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। ये सिचुएशन कब क्रिएट होता है, जब लोगों के पास अमाउंट ऑफ मनी ज़्यादा हो जाता है, तो वो ज़्यादा डिमांड करने लगते हैं, जिसके कारण जो प्राइस लेवल है मार्केट का वो इंक्रीज़ हो जाता है। इसी सिचुएशन को इन्फ्लेशन बोलते हैं। इसी को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है, जिसको कि हम लोग अभी जानते हैं एक एक करके मॉनेटरी पॉलिसी का अलग अलग टूल्स क्या होता है। ठीक है, सबसे पहला है रिजर्व रेशियो। तो रिजर्व रेशियो दो तरह का होता है, एक होता है CRR, दूसरा होता है SLR। CRR यानी कि कैश रिजर्व रेशियो, ये एक परसेंटेज ऑफ मनी होता है जो कॉमर्शियल बैंक है उसका डिपॉजिट का कुछ परसेंट उसको अपने पास कैश के रूप में जमा करके रखना होता है, उसी को हम लोग कैश रिजर्व रेशियो बोलते हैं। ठीक है, दूसरा है SLR यानी कि स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये वो परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट है जो कि एक कॉमर्शियल बैंक को जमा रखना होता है और उस जमा को इन्वेस्ट करना होता है एक ऐसे लिक्विड एसेट में जिसको बाद में ईजिली विड्रॉ किया जा सके। ठीक है, इसी को स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो बोलते हैं। ठीक है, जो कि अभी करेंटली 18% है। इसके बाद है ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन में आरबीआई GSEC यानी कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को ट्रेड करती है मार्केट में। जब आरबीआई GSEC को ख़रीदती है तो मार्केट में पैसा आरबीआई से पैसा मार्केट में जाता है। ठीक है, तो इससे मनी सप्लाई इंक्रीज़ हो जाता है और जब आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटी को बेचती है तो मार्केट से पैसा आरबीआई के पास चला जाता है। इससे मार्केट से जो एक्सेस लिक्विडिटी है वो एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, उसके बाद है रिपो रेट और रिवर्स रिपो रेट। रिपो रेट का मतलब होता है रिपर्चेज ऑप्शन रेट। ठीक है, ये वो रेट होता है जिस पर ओवरनाइट के लिए जब कॉमर्शियल बैंक को मनी का ज़रूरत पड़ता है तो वो आरबीआई से एक लोन के फॉर्म में लेती है। तो जिस रेट पर आरबीआई वो लोन प्रोवाइड करता है उसी को रिपो रेट बोलते हैं। ठीक है, अब है रिवर्स रिपो रेट, ये जस्ट रिपो रेट का रिवर्स होता है। इस पे आरबीआई के पास कॉमर्शियल बैंक अपना पैसा जमा रखती है जिस पर आरबीआई इंटरेस्ट देता है, और जो इंटरेस्ट कॉमर्शियल बैंक को मिलता है उसी को हम लोग रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं, जो कि करेंटली 3.35% है। ओके, नाउ बैंक रेट एक ऐसा रेट होता है जिस पर आरबीआई बिना किसी कोलैटरल के कॉमर्शियल बैंक को लोन प्रोवाइड करता है। ठीक है, उसके बाद है MSF का मतलब है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। ये एक इमरजेंसी विंडो होता है जिसमें कि कॉमर्शियल बैंक मनी का शॉर्टेज होने पर वो आरबीआई से एक रात के लिए पैसा उधार लेता है, तो जिस रेट पर उसको वो पैसा मिलता है उसी को हम लोग MSF बोलते हैं। ठीक है, जो कि करेंट 6.75% है। उसके बाद है MSS यानी कि मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम। जब गवर्नमेंट का जो बॉन्ड होता है या गवर्नमेंट का जो सिक्योरिटी होता है वो इनसफिशिएंट प्रूव हो जाता है, तब आरबीआई एक शॉर्ट टर्म के लिए एक बॉन्ड रिलीज़ करता है ताकि जो मार्केट में एक्सेस लिक्विडिटी है उसको एब्जॉर्ब कर सके, उसी को हम लोग MSS बोलते हैं। ठीक है, नाउ क्वालिटेटिव टूल्स, ये जितने थे इसके पहले वो क्वांटिटेटिव टूल्स थे, अब क्वालिटेटिव टूल्स है। ठीक है, तो ये सारे हैं, नॉट दैट इम्पोर्टेंट। अब है टाइप्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। तो मॉनेटरी पॉलिसी दो टाइप का होता है, पहला एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, दूसरा कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। तो जब मार्केट में डिफ्लेशन का सिचुएशन होता है, यानी कि जब मार्केट में मनी सप्लाई बहुत ज़्यादा कम होता है, तो उस मनी सप्लाई को इंक्रीज़ करने के लिए आरबीआई एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी का यूज़ करती है। ठीक है, इसी को हम लोग डविस मॉनेटरी पॉलिसी बोलते हैं। दूसरा है कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। जब मार्केट में इन्फ्लेशन का सिचुएशन हो, यानी कि मनी सप्लाई जब बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो उस मनी सप्लाई को कम करने के लिए आरबीआई कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी यूज़ करती है। इसी को हम लोग टाइट मॉनेटरी पॉलिसी बोलते हैं, हॉकिश मॉनेटरी पॉलिसी बोलते हैं। तो ये थे टाइप्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। ओके, नाउ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। ठीक है, तो ये जो पॉलिसी को बनाया जाता है इसके लिए एक कमेटी होती है जिसमें 6 सदस्य होते हैं। ठीक है, जो कि 3 आरबीआई के ऑफिशियल्स होते हैं जिसमें कि गवर्नर, डिप्टी गवर्नर और अदर ऑफिशियल्स होते हैं। ठीक है, और 3 जो होते हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अपॉइंट किए गए होते हैं। ठीक है, नाउ फ्यू टर्म्स दैट हैव बीन यूज्ड इन दिस चैप्टर।
सबसे पहला है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, मतलब दोनों पार्टी एग्री कर जाएं एक दूसरे का सामान को एक्सचेंज करने के लिए, ये बार्टर सिस्टम में होता है। दूसरा है बार्टर सिस्टम, मतलब वही गुड्स के बदले गुड्स को एक्सचेंज करना। उसके बाद है हाई पावर्ड मनी या रिजर्व मनी, ये वो करेंसी होता है जिसको सेंट्रल बैंक अप्रूव किया होता है, ठीक है। उसके बाद PSL यानी प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, मतलब किसी एक पार्टिकुलर सेक्टर को प्रेफरेंशियली लोन प्रोवाइड करना, जैसे इकोनॉमी में इंडस्ट्रियल सेक्टर को या एग्रीकल्चरल सेक्टर को लोन प्रोवाइड करना, उसी को PSL बोला जाता है, ठीक है। ना एक टर्म है ग्रेसम्स लॉ। तो ग्रेसम्स लॉ ये कहता है कि बैड मनी ड्राइव्स आउट द गुड मनी। इसका मतलब है कि जब मार्केट में मान लो दो टाइप का करेंसी सर्कुलेट कर रहा है, ठीक है, एक का क्वालिटी अच्छा है, एक का क्वालिटी बुरा है, तो लोग जो होते हैं वो क्या करेंगे, जो अच्छा क्वालिटी का करेंसी है उसको अपने पास होल्ड करके रखेंगे और जो ख़राब क्वालिटी का करेंसी है उसको मार्केट में यूज़ करेंगे। जिससे होता क्या है, धीरे धीरे मार्केट में सिर्फ बैड करेंसी सर्कुलेट होना शुरू हो जाता है। वही ग्रेसम्स का नियम था, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके।